आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो अपना मॉडर्न इंडिया का क्लास चला रहे हैं उसी क्लास को हम और आगे लेके चलते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि 1945 के बाद क्या हुआ। हम लोगों ने कल तक जो क्लास की थी उस क्लास में 1945 के पहले तक किया था। अब विश्व युद्ध के बाद जो घटनाक्रम आता है उन घटनाक्रमों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 1945 के बाद के जो डेवलपमेंट्स हैं उन डेवलपमेंट्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने कल इस बात को बहुत ही डिटेल में एग्जामिन कर लिया हुआ है कि जो सारे प्लान हैं वो प्लान फेल चुके थे। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था और विश्व युद्ध के बाद एक नई लहर का जन्म हो चुका था। तो विश्व युद्ध के बाद की जो नई लहर है उस नई लहर में क्या परिस्थितियां सामने आती हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का असर क्या हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने एक महत्वपूर्ण कार्य क्या किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक फायदा यह हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने के कारण जो एक राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई, वह राष्ट्रीय चेतना का विकास किस तरह से होता है। तो तीन महत्वपूर्ण घटनाएं जो होती हैं विद्रोह के बाद की, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद्रोह की तीन महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हमको विद्रोह की दिखाई देती हैं। यह तीन महत्वपूर्ण घटनाएं पूरे के पूरे आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। वह घटनाएं क्या क्या थी, हमने उन घटनाओं के बारे में बात किया था। वह था आजाद हिंद फौज का मुकदमा, आजाद हिंद फौज का मुकदमा पहली महत्वपूर्ण घटना थी, जो आजाद हिंद फौज का मुकदमा था। यह दूसरी क्या थी, दूसरी थी कलकत्ता में हुई थी। आजाद हिंद फौज का मुकदमा जो था वह 31 नवंबर 1945 को कलकत्ता में हुआ। राशिद अली की गिरफ्तारी, राशिद अली की गिरफ्तारी, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। विश्व युद्ध के बाद ये तीन घटनाएं होती हैं, जो ये तीन घटनाएं विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों को नियंत्रित करती हैं। तो कौन कौन सी हो गई, एक हो गई आजाद हिंद फौज का मुकदमा, राशिद अली और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। तो इन तीन घटनाओं ने विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों को नियंत्रित किया। इन तीनों घटनाओं का जो पैटर्न था एक था, जो इन तीन घटनाओं का पैटर्न था। देखिए, पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए, पैटर्न एक था। इन तीनों घटनाओं का, राशिद अली की गिरफ्तारी, राशिद अली की गिरफ्तारी, आजाद हिंद फौज का मुकदमा और रॉयल इंडियन नेवी का हड़ताल, इनमें एक था छात्रों या नाविकों के समूह ने अधिकारियों की बात नहीं मानी। पहली स्टूडेंट ने बात नहीं मानी, जो आंदोलनकारी छात्र थे उन्होंने अधिकारियों की बात नहीं मानी। इसमें स्टूडेंट थे और नाविक थे। इन्होंने अधिकारियों की बात नहीं मानी। दूसरा, सेकंड क्या होता, ये फर्स्ट हुआ। सेकंड, शहर के लोग शामिल हो गए। शहर के लोग शामिल हो गए, तो जो इन लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया उसमें शहर के लोग शामिल हो गए। तीसरा, पूरे देश में सहानुभूति और एकजुटता, पूरे देश में सहानुभूति एवं एकजुटता। अब देखिए, सवाल को समझने की कोशिश करिए। ये एक सवाल क्या हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो घटनाएं होती हैं, यह होती है नवंबर 45 में,
जो आज़ाद हिंद फौज का जो मुकदमा होती है नवंबर 45 में। राशिद अली के खिलाफ मुकदमा होता है 11 फरवरी 46। तीसरा है रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 18 फरवरी 46। तो एक सवाल क्या देखिए, क्रोनोलॉजी। मैंने आपको पहले ही कहा है कि कई बार सवाल क्रोनोलॉजी में आते हैं। तो पहला एक सवाल देखिए इन तीनों की क्रोनोलॉजी में। पहला क्या होता है, आजाद हिंद फौज का मुकदमा। दूसरा राशिद अली पर मुकदमा चलता है। तीसरा रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह होता है। तो एक सवाल आप देखिए इन तीनों के बीच किस तरह का एक क्रोनोलॉजी बन रहा है। दूसरा, राशिद अली का मुकदमा महत्वपूर्ण क्यों है, वाई द राशिद अली इशू इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस इशू के कारण मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आए थे। जो उस समय की राष्ट्रवादी चेतना में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ रहे हैं, उनके एक साथ आने के पीछे मुख्य कारण क्या है, राशिद अली। तो राशिद अली के मुद्दे पर मुस्लिम लीग साथ आ रही थी। तीसरा रॉयल इंडियन नेवी का आपका एक सवाल आपका बनता है क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट से। पहला सवाल बनता है आपका क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट से। दूसरा सवाल बनता है आपका कि किस मुद्दे पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ रहे थे। तीसरा सवाल यह बनता है कि इन तीनों घटनाओं का पैटर्न क्या था। गॉट इट? 3 क्वेश्चंस आर इमर्जिंग फ्रॉम जस्ट वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर ऑफ दिस हिस्टोरिकल इवेंट। एक बहुत छोटा हिस्टोरिकल इवेंट आप कह सकते हो, लेकिन तीनों में खास बात क्या है, एक हम बना रहे हैं किस तरह से क्रोनोलॉजी विकसित हो रही है। तो पहले आता है आजाद हिंद फौज का मुकदमा, दूसरा आता है राशिद अली का मुकदमा, तीसरा आता है रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। इन तीनों का पैटर्न क्या है, फर्स्ट स्टेज में जो स्टूडेंट होते हैं और नाविक होते हैं, इन्होंने अधिकारियों की बात नहीं मानी। सेकेंड स्टेज में शहर के लोग शामिल होते हैं और तीसरे स्टेज में पूरे शहर में सहानुभूति और एकजुटता आती है। तो अब सवाल क्या है, राष्ट्रवादी चेतना के विकास में। लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ द प्रीलिम्स, जैसा यूपीएससी पूछती है, राष्ट्रवादी चेतना के विकास में आजाद हिंद फौज, राशिद अली, रॉयल इंडियन नेवी, विद्रोह किस तरह सहायक होते हैं। See the question again. Rashtra in the process of the national awakening, how the development or the litigation in Azad Hind Fauj, Rashid Ali Muqaddama and Royal Indian Navy revolt is helping to accelerate. किस तरह से करते हैं? ए बताइए, आप आंसर लिखिए, चलिए आप आंसर बनाइए, आंसर बनाइए। यह छात्रों एवं नाविकों को आंदोलित करता है। बी, यह छात्रों नाविकों शहर को आंदोलित करता है। सी, यह छात्रों नाविकों पूरे देश को प्रभावित करता है। डी, इसका प्रभाव
मात्र छात्रों और नाविकों पर पड़ता है। चलिए, हाउ द आजाद हिंद फौज, राशिद अली and Royal Indian Navy help to accelerate the process of national awakening. A, it agitate students and the sailors. B, it agitates the students, sailor and city. C, it agitates the student, sailor, city, student, sailor and the whole country. D, इसका प्रभाव बाद छात्रों और नाविकों पर पड़ता है। बताइए बताइए। देखिए, यह सवाल मैंने दिक्कत कर दिया। कैसे किया? आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पढ़िए। यह छात्रों, नाविकों, शहर, या छात्रों, नाविकों, पूरे देश। देखिए, आपको डी तो गलत होगा, ए छात्रों, नाविकों, ये भी गलत नहीं है, लेकिन यह भी इन तीनों में से एक चूज करना है। जस्ट अप्लाई माइंड, इन तीन में से एक को चूज करना है, तो इन तीन में एक चूज करना है, तो कैसे चूज करेंगे? आप यह दिमाग लगाइए कि इन तीन में से एक चूज करना है, तो कौन सा चूज करेंगे? अब आपको ऑप्शन बी और सी में से एक चूज करना है। अब बी में क्या है? शहर है। सी में क्या? पूरा देश है। पूरे देश में शहर शामिल है। गॉट इट? देखिए, बहुत फाइन पॉइंट है। मैंने जानबूझ के इस फाइन पॉइंट को बनाने की कोशिश की है। इट्स वेरी फाइन पॉइंट। इसी फाइन पॉइंट के सहारे मैंने सवाल बनाने की कोशिश की है। तो आपको आंसर सी होगा, बी गलत हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी तो आंसर एक ही करेगी ना। आपको जो मार्क्स देना है वह बी और सी में से एक में ही देगी। गॉट इट? देखिए, यह एक छोटी सी घटना आप कह सकते हैं, लेकिन यह इतनी छोटी घटना भी नहीं है कि उसको इग्नोर किया जाए। राशिद अली को 7 साल का कारावास दिया गया था। दूसरी बात, जो इस मुकदमे की, जो रॉयल इंडियन नेवी की विद्रोह किस बात को लेकर थी? रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह क्यों किया? वाई द रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्टेड? अगला सवाल प्रीलिम्स का, रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह क्यों किया? वाई रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्टेड? बताइए। नस्लवाद, नस्लवाद, अपार्थीद था, खराब भोजन था। बताइए बताइए। दिस इज राइट। एक बात और थी, बीसी दत्त ने दीवालों पर
भारत छोड़ो लिख दिया था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इनको छुड़ाना चाहते थे। तो 3 फैक्ट हो गया। देयर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला कि उनको नस्लवाद पे आरोप था कि उनसे भेदभाव किया जाता है। दूसरा, उनको खराब खाना मिलता है। और तीसरी बात और थी कि बीसी दत्त ने दीवालों पर लिख दिया था कि भारत छोड़ो, उससे भी उनकी नाराजगी थी। इस कारण उन लोगों ने कहा कि आप, इस कारण से उन लोगों ने हड़ताल की। अब यह जो आंदोलन चला, इस आंदोलन का हश्र क्या हुआ? हश्र क्या हुआ? अब जब आंदोलन चला तो हश्र क्या हुआ कि सरदार पटेल ने इनसे कहा आत्मसमर्पण कर दो। सरदार पटेल ने कहा कि आप आत्मसमर्पण करो। तो जो आंदोलन चल रहा था उसमें सरदार पटेल ने आत्मसमर्पण की बात की। अब उसका कारण क्या था? दमन से बचाना। अब एक व्याख्या क्या दी जाती है कि ब्रिटिश शासन के साथ ये लोग समझौता कर रहे थे। यह हकीकत नहीं थी। उनको यह लग रहा था कि अगर इनको आत्मसमर्पण नहीं किया जाएगा तो उससे क्या होगा, ब्रिटिश शासन दमन कर देगा। अब यह जो घटना थी, यह घटना सांप्रदायिकता की समस्या में कैसे देखें, सांप्रदायिकता में इस घटना को कैसे देखें? ये क्यों देखें कि उस समय सांप्रदायिकता चरम सीमा पर थी। तो सांप्रदायिकता की चरम सीमा पर इसको हम कैसे देखें? सांप्रदायिकता की चरम सीमा पर हम इस घटना को किस तरह से देखें? यह जो विद्रोह थे इसमें एक सांप्रदायिक एकता दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वह सांप्रदायिक एकता जो थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी। तो इसमें क्या है, यह ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी ज्यादा थी, पीपुल्स यूनिटी कम थी। कांग्रेस, मुस्लिम और कम्युनिस्ट पार्टी के जो छात्र संगठन थे वह राशिद अली के मामले में एक थे, सिर्फ राशिद अली के मामले में एक थे। तो एक सीमित एकता थी, राशिद अली के मामले में एक थे। तो राशिद अली के मामले में यह जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग एक थी। और इसने जो उस समय एक सांप्रदायिक पागलपन चल रहा था, उस पागलपन में आपको एक हल्की सी राहत देख सकते हैं। और जो ये रॉयल इंडियन नेवी के दौरान जो सांप्रदायिक एकता दिखाई पड़ी वह कमजोर थी, वह कमजोर एकता थी। इसको आप याद रखिएगा, धारा में बह के आपत लिख दीजिएगा कि एकदम ठीक थी, वह कमजोर हुई। और जैसे ही यह इशू हटा, सांप्रदायिकता अपने चरम सीमा पर बढ़ने लग गई। और जो आत्मसमर्पण की सलाह थी वो पटेल ने भी दी थी और जिन्ना भी दी थी। तो यह सलाह सिर्फ मुसलमान नाविकों के लिए थी और लेकिन जो जिन्ना ने कहा था उन्होंने सिर्फ मुसलमान नाविकों के लिए कहा था। तो जो एक विचार दिया जाता है कि 1945-46 के दौरान जो सांप्रदायिक एकता दिख रही थी, क्या इससे भारत विभाजन टाला जा सकता था? उत्तर नहीं, यह बहुत ही सतही थी। अब नाउ वी प्रोसीड टू द अनदर पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, दैट इज द राजाजी फार्मूला। राजाजी फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि राजाजी फार्मूला पर क्लियर हुआ नहीं हुआ ये इशू? देखिए 8-10 सवाल मैंने बनाए एक छोटे से इशू पर। एक बड़ा इशू नहीं है, 8 से 10 सवाल मैंने बनाए एक छोटे से इशू पर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब राजगोपालाचारी के बारे में मैंने पिछली बार आपको बताया था कि राजगोपालाचारी ने इस्तीफा दे दिया और वो चाहते थे कि किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम समस्या का समाधान हो। तो 1944 की जुलाई में उन्होंने
अपना एक सजेशन दिया। उस सजेशन के 4 महत्वपूर्ण प्रावधान थे। तो राजगोपालाचारी को का जो फॉर्मूला था उसमें 4 महत्वपूर्ण प्रावधान थे। पहला, लीग स्वतंत्रता का समर्थन करे। लीग स्वतंत्रता का समर्थन। लीग शुड सपोर्ट द इशू ऑफ इंडिपेंडेंस। लीग शुड सपोर्ट द इशू ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा, युद्ध के बाद आयोग। आफ्टर वॉर देयर विल बी ए कमीशन। युद्ध के बाद आयोग। आफ्टर वॉर देयर विल बी ए कमीशन। युद्ध के बाद एक आयोग बने, एक कमीशन बने। वह कमीशन क्या करेगा? जो भारत का उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, अब झगड़ा क्या है? भारत का नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट 2 एरिया था जहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन थी। तो युद्ध के बाद जो आयोग बनेगा वो भारत के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र थे उनको देखेगा, और जिसमें मुसलमानों की स्पष्ट बहुमत है, जहां पर मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, जहां पर मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, वेयर एवर द मुस्लिम्स हैव द क्लियर मेजॉरिटी, जहां भी मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है वहां पर क्या करेगा? वहां के सभी लोगों की राय जानने के लिए जनमत संग्रह कराएगा। किस बात का? कि भारत से अलग होना चाहते या नहीं। वहां जनमत संग्रह किस बात के लिए? कि भारत के साथ या अलग रहना चाहते हो। यू वॉन्ट टू विथ इंडिया या आउट ऑफ इंडिया, भारत के साथ या अलग। तो प्राइमरी कंडीशन पोज बाय द राजा जी वॉज कि लीग शुड सपोर्ट the issue of the independence. Then after the war, because it came in the 44, the war finish नहीं हुआ था। After war there will be a commission. The commission will determine the issue in northwest and northeast, and it will examine that whether they want the separation from India or not. यह उनकी दूसरी महत्वपूर्ण थी। तीसरी बात क्या थी? What is third? इंटरिम गवर्नमेंट। देखिए एकदम इस साइंस की तरह है, मैं बार बार कहता हूं हल्का सा दिमाग लगाइए, साइंस की तरह है। थर्ड क्या है? इंटरिम गवर्नमेंट। और जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी वह जो गवर्नमेंट बनेगी वह जो सत्ता हस्तांतरण होगा, जो अगर यह 2 शर्तें हो गई, और तीसरी शर्तें क्या है? अगर यह अलग हो जाएंगे, अगर ये अलग हो जाएंगे। इसको अभी हटा देते हैं, 1 मिनट इसको हटा देते हैं। अलग होने की स्थिति में, अलग होने की स्थिति में, अलग होने की स्थिति में कुछ मामलों पर संयुक्त नियंत्रण। अगर यह दूसरा वाला होता है कि यहां पर जनमत संग्रह के बाद बोलते हैं अलग अलग हो जाएंगे, तो अलग होने की स्थिति में कुछ मामलों पर संयुक्त नियंत्रण होगा, जिसमें रक्षा है, व्यापार है, संचार है, जिसमें डिफेंस है, डिफेंस, ट्रेड, कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट है उस पर क्या होगा? एक नियंत्रण होगा, उस पर एक केंद्रीय नियंत्रण होगा। फोर्थ, तो तीसरी बात क्या? अगर अलग हो रहे हो तो कुछ विषयों पर एक समझौता होगा कि उस पर एक सेंट्रल नियंत्रण रहेगा। और अगर ये शर्तें तीनों मान ली गई, ऊपर की शर्तें मानने पर ब्रिटेन द्वारा जो सत्ता का हस्तांतरण होगा और भारत को बागडोर सौंपे जाने पर लागू होगा। लेकिन चौथा क्या है? ओनली आफ्टर ट्रांसफर ऑफ पावर। यह सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है?
यस, मुस्लिम लीग इस बात पर बहस करती थी कि पहले अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान करिए और अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान करने के बाद आप कोई बात करिए। यहां पर क्या कहा जा रहा, नहीं, पहले आप इसको कर दीजिए, उसके बाद हम कहते हैं जब ब्रिटेन चला जाएगा तो ब्रिटेन चले जाने के बाद हम ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करेंगे। तो जब भारत को सत्ता प्राप्त हो जाएगी, उस सत्ता को प्राप्त होने के बाद हम इन शर्तों को लागू करेंगे। अब राजगोपालाचारी और जिन्ना से जब राजगोपालाचारी गांधी से जिन्ना के साथ वार्ता करने का अनुरोध कर रहे थे। अब क्या हुआ, राजा जी जिन्ना के साथ वार्ता का अनुरोध कर रहे थे कि गांधी जी जिन्ना के साथ वार्ता करें, कि गांधी जी जिन्ना के साथ वार्ता करें, इस बात का अनुरोध कर रहे थे। और उसके बाद गांधी और जिन्ना के बीच बात चली, लेकिन जिन्ना ने इस फार्मूले को 3 कारणों से ठुकरा दिया। जब वार्ता हुई, जिन्ना ने ठुकरा दिया। जिन्ना हैज रिफ्यूज्ड। व्हाई जिन्ना हैज रिफ्यूज्ड? जिन्ना ने इसको इनकार कर दिया। अब जिन्ना ने रिफ्यूज क्यों किया? जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान में पूर्ण प्रांतों को शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। जिन्ना इस फार्मूले को 3 कारणों से ठुकरा दिया। पहली बात क्या कही? जिन्ना पाकिस्तान में पूर्ण प्रांतों को शामिल करने के पक्ष में थे, क्योंकि पंजाब और बंगाल में गैर मुसलमानों की संख्या 43 और 46% थी। उससे क्या है, मुसलमान का अंध बहुमत नहीं हो सकता था। जो पहली बात क्या थी, बहुमत का मुद्दा था। जो पंजाब और बंगाल में गैर मुस्लिम बहुमत था, वो तकरीबन बराबरी का था। जो पंजाब और बंगाल में गैर मुस्लिम बहुमत था, तो जो गैर मुस्लिम बहुमत था, पंजाब में 43, बंगाल में 46। तो अगर पूरा आप शामिल करते, अगर पूरा पंजाब और बंगाल में आप शामिल करते, तो उससे क्या होता कि जो उनको लग रहा था एक बहुत ही जबरदस्त बहुमत प्राप्त होगा, वह बहुमत प्राप्त नहीं होगा। तो पहली बात क्या थी कि वह यह नहीं चाहते थे कि पूरे प्रांतों को शामिल किया जाए। जिन्ना ने यह कहा कि भारत के दूसरे प्रांतों के अल्पसंख्यक, जब जिन्ना यह कह रहे थे, तो वह दूसरे प्रांतों के अल्पसंख्यकों को भी प्रसन्न करना चाहते। दूसरे प्रांतों के अल्पसंख्यक को प्रसन्न करना चाहते थे। He wanted to appease the minorities of the other state also, कि जब यह जिन्ना रिजेक्ट कर देंगे तो उससे और रीजन के माइनॉरिटी का भी अपीजमेंट होगा। तीसरी बात क्या थी? जो यह बोल रहे थे कि जो रक्षा कम्युनिकेशन, रक्षा संचार पर विचार किया जाएगा, बोले नहीं, ये तो नहीं होगा, पूरा डिवीजन चाहिए मेरे को। जो रक्षा और संचार को लेकर एक बात चल रही थी कि आयोग इस बात का फैसला करेगा कि रक्षा और संचार पर क्या, वो नहीं चाहते थे। और पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच एक संपर्क चाहते थे। अब क्या था, जो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान बन रहा था, उन दोनों के बीच एक संपर्क दिया जाए, क्योंकि दोनों क्या है, बड़े आर्टिफिशियल लग रहे थे, रियलिटी नहीं दिख रही थी। उन्होंने कहा उन दोनों के बीच एक संपर्क दिया जाए। जिन्ना ने यह कहा कि यह जो मामला है, यह किसी भी तरह से हमारी समस्या को सॉल्व नहीं कर रहा है। और कांग्रेस क्या चाहती थी? पहले स्वतंत्रता हो, फिर विभाजन हो। कांग्रेस क्या चाहती थी? पहले स्वतंत्रता, फर्स्ट इंडिपेंडेंस, देन
डिवीजन, और मुस्लिम लीग इसका उल्टा चाहती थी। अब देखिए, इसको पढ़िए, सवाल आपके प्री का भी बन गया, मेंस का भी बन गया, आपके प्री मेंस दोनों का सवाल बन गया। सवाल क्या क्या बना, सवाल लिखिए आप लोग। राजा, आप लिखिए क्वेश्चन, इट इज बिकम द प्री मेंस बोथ। राजा जी फॉर्मूला क्या था, लिखिए, इट इज फॉर द प्रीलिम्स मेंस बोथ, राइट डाउन द क्वेश्चन। राजा जी फॉर्मूला क्या था, राजा जी फॉर्मूले पर गांधी जिन्ना की वार्ता किस मुद्दे पर हुई। देखिए, इस सवाल को दो तरह से पूछ सकते हैं, एक राजा जी का फॉर्मूला क्या है, दूसरा राजा जी फॉर्मूले पर किस मुद्दे पर गांधी और जिन्ना की वार्ता हुई। सवाल नंबर 3, राजा जी फॉर्मूले पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी। सवाल नंबर 4, राजा जी फॉर्मूले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी। सवाल नंबर 5, कांग्रेस और मुस्लिम लीग राजा जी फॉर्मूले पर उन्होंने क्यों इसको रिजेक्ट कर दिया। आपको राजा जी फॉर्मूले के 4 पॉइंट को समझना होगा, उसके बाद उस फॉर्मूले में जो मुस्लिम लीग के पास अपना रिजर्वेशन है वो समझना होगा, उसके बाद जो राजा जी फॉर्मूले पर मुस्लिम लीग ने रिजेक्शन किया और कांग्रेस ने किया, उसमें एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो अक्सर कहते हैं पूछे जाने की हमको गुंजाइश दिखती है, कि जो लास्ट पॉइंट था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर क्लियर हो गया हो तो हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। वो क्या है? वॉवेल प्लान शिमला सम्मेलन। हो गया क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? वेरी गुड, वर्षा क्लियर, अविनाश क्लियर, पिता क्लियर। चलिए लिख लोगे ना, मेंस में प्रीलिम्स में आएगा, सवाल गलत तो नहीं होगा। अगर गलत कर दिया बड़ा दुख होगा मेरे को। अब देखिए, अब जब वॉवेल ने एक प्लान दिया, आते हैं वॉवेल प्लान पे। वॉवेल प्लान और शिमला सम्मेलन आपस में मिला हुआ है। वॉवेल प्लान, शिमला सम्मेलन, इतने डिटेल में अगर आप नहीं पढ़ोगे सवाल नहीं सही होगा। मुझे इस बात का कोई चांस नहीं दिखता है, अगर इतने डिटेल में आपने नहीं पढ़ा तो सवाल आपका सही होगा। अब वॉवेल प्लान क्या था? वॉवेल योजना में कोई नई बात नहीं थी। तो वॉवेल योजना होता है 14 जून, देखिए डेट भी आप याद रखिए क्योंकि ये क्रोनोलॉजी बनाते हैं। 14 जून 1945, ये 14 जून 1945 को वॉवेल प्लान आता है। अब इस प्लान पर 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन होता है। वॉवेल प्लान एंड शिमला सम्मेलन, यह वो महत्वपूर्ण चीज है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, आजादी की तरफ बढ़ते हुए विकास यात्रा में, और जिसमें हमारे देश का विभाजन होता है। अब वॉवेल योजना क्या था? इसमें प्रस्ताव क्या किया गया? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यह क्या है? कार्यकारिणी परिषद। पहली बात क्या कही इन्होंने? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाए। बी, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाए उसमें वही बात कही जा रही थी कि जो कहते हैं ये काउंसिल बनेगी, इसमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर शेष सभी भारतीय होंगे। कमांडर इन चीफ अंग्रेज, बाकी सब भारतीय। कमांडर इन चीफ अंग्रेज, बाकी सब भारतीय। तो उन्होंने बोला कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाए। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक कमांडर इन चीफ होगा और वायसराय होगा। कमांडर इन चीफ और वायसराय, वायसराय और कमांडर इन चीफ, ये दो होंगे अंग्रेज, बाकी हम सबको भारतीय कर देते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि प्रतिरक्षा, डिफेंस को छोड़कर गृह है, वित्त है, विदेशी मामले, सभी पोर्टफोलियो भारतीयों को, एक्सेप्ट डिफेंस।
एक्सेप्ट डिफेंस ऑल टू इंडियंस। एक्सेप्ट डिफेंस ऑल टू इंडियंस। तीसरा, गवर्नर जनरल के जो वीटो का जो है जो गवर्नर जनरल का वीटो है उसका जो प्रयोग है वह अनौचित्यपूर्ण, मतलब क्या इर्रेशनल ढंग से नहीं किया जाएगा। गवर्नर जनरल के वीटो का अनौचित जो इर्रेशनल यूज है वो नहीं किया जाएगा और यह व्यवस्था अंतरिम होगी और तब तक कार्यशील रहेगी जब तक अनुकूल संविधान पर सहमति न हो जाए। इट विल कंटिन्यू टिल नो कंसेंसस on constitution, meaning thereby it is an interim arrangement। जनरली लोगों का प्री गलत होता है इसके कारण। ज्यादातर जो ठीक ठाक अभ्यर्थी है वह ए और बी सही कर लेते हैं, उनसे ये सी हैंडल नहीं होता है ज्यादातर, क्योंकि ए और बी बहुत आसान है, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। लेकिन जो गवर्नर जनरल के वीटो का अनौचित्यपूर्ण प्रयोग है, इरेशनल यूज नहीं होगा, ये जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब जब जो वॉवेल योजना बनाई गई, अगर हम वॉवेल योजना को थोड़ा से समझने की कोशिश करें तो वॉवेल योजना में खास बात क्या थी? जो वॉवेल योजना बनाई गई, इस योजना में जहां तक देशी रियासतों का सवाल था उस बारे में पूरा अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। इस योजना में देशी रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स पर सारा अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। प्रिंसली स्टेट्स पर सारा का सारा अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। इससे क्या होगा कि देशी रियासतें इस योजना से एकदम बाहर चली गईं और योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर एक बड़े राजनीतिक दल के नेताओं को बुलाया गया, उसमें देशी रियासतें बाहर रहीं। तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट इससे बाहर रहीं। इससे क्या हो रहा है? देश के विखंडन की समस्या यहां दिखाई पड़ सकती है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो इससे एक चीज क्या दिखाई पड़ रही है कि देश विखंडित हो सकता है। यह जो वॉवेल योजना है यह देश को विखंडित करने के बारे में बात कर सकती है। तो वॉवेल ने इस बात का, अगर हम देखें जो 1945-46 था, जरा इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जो 45-46 था ये क्या था? यह संधि वार्ताओं का दौर था, लगातार संधि वार्ताएं चल रही थीं और वॉवेल इस बात पर लगातार जोर दे रहे थे कि केंद्र में कांग्रेस और लीग के सहयोग पर आधारित सरकार बने। वॉवेल क्या चाह रहे थे? केंद्र में, थोड़ा एनालाइज करते हैं और समझ आ जाएगा, में कांग्रेस और लीग के सहयोग से एक इंटरिम गवर्नमेंट बने, एक अस्थायी सरकार बने। तो वॉवेल लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के और लीग के सहयोग से एक अस्थायी सरकार बने। उससे फायदा क्या हो रहा था उनको? युद्ध प्रयासों में भारतीयों का सहयोग मिले। कांग्रेस की मांग क्या थी? अब कांग्रेस क्या चाहती थी? कांग्रेस क्या चाहती थी? कांग्रेस क्या चाहती थी? कांग्रेस क्या चाहती थी? व्हाट वाज द इंटरेस्ट ऑफ द कांग्रेस? व्हाट वाज द इंटरेस्ट ऑफ द कांग्रेस? कांग्रेस की इच्छा क्या थी? कांग्रेस क्या चाहती थी? कांग्रेस चाहती थी एक सचमुच की राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाए जो असेंबली के प्रति उत्तरदायी हो, जिसमें केवल युद्ध संबंधी गतिविधियां अस्थायी रूप से अंग्रेजों के पास हो। कांग्रेस क्या चाहती थी? सचमुच की राष्ट्रीय सरकार
ध्यान सुनिएगा, ये मेंस में आएगा तो लिखिएगा इसको, सचमुच की राष्ट्रीय सरकार, ए रियल गवर्नमेंट। अगेन लिसन केयरफुली, इसको एनालाइज करने दीजिए मुझको 5-7 मिनट, आप में क्लियर हो जाएगा। 45 और 46 का जो समय था वह किसका समय था? वह समय था संधि वार्ताओं का समय था। उन संधि वार्ताओं के समय में क्या हो रहा था? उस समय लगातार यह कोशिश चल रही थी कि कैसे वहां पर एक सरकार बने और इंटरिम सरकार बने। तो केंद्र में कांग्रेस और लीग के सहयोग की एक इंटरिम सरकार वो चाह रहे थे। और जो इंटरिम सरकार वो चाह रहे थे, उस इंटरिम सरकार का पर्पस क्या था? उस इंटरिम सरकार का पर्पस क्या था? और कांग्रेस को आपत्ति क्या थी? कांग्रेस की डिमांड क्या थी? एक जेन्युइन नेशनल गवर्नमेंट। What Congress wanted? A genuine national government. A genuine national government was the interest of the Congress. A genuine national government. But the government which British wants to install, it was not a genuine national government. और कांग्रेस बोलती थी क्या हो? That should be responsible to assembly. ब्रिटिश ने इसका कोई प्रोविजन नहीं किया था। This need to be responsible to assembly. जो यह जेन्युइन नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए, मैं इतनी बार रिपीट करता हूं, आपको यही क्लास में याद हो जाना चाहिए। एक जेन्युइन नेशनल गवर्नमेंट ऐसी बनाई जाए दैट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू बी असेंबली। उसमें क्या है? ओनली वॉर ऑपरेशंस, ओनली वॉर ऑपरेशंस टेम्पोरली विथ ब्रिटिश। जो युद्ध संबंधी घटनाएं हैं, युद्ध संबंधी जो नियंत्रण है, वह एक छोटे समय के लिए वह ब्रिटिश के पास रहेगा। तो ओनली वॉर ऑपरेशंस आर टेम्पररी विद द ब्रिटिश। क्लियर हुआ? और युद्ध के बाद स्वाधीनता का वादा, युद्ध के बाद स्वाधीनता का वादा, युद्ध के बाद स्वाधीनता का वादा। नीड टू बी एश्योरेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। क्लियर नहीं हुआ? अगर हम राजगोपालाचारी के फॉर्मूले, वेवल प्लान दोनों को देखें तो राजगोपालाचारी का फॉर्मूला क्या बोलता है कि युद्ध के पश्चात एक आयोग बनाया जाएगा जो मुसलमानों के पूर्ण बहुमत वाले भारत के जो पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर भाग से जुड़े क्षेत्रों का एक सीमांकन करेगा और ऐसे क्षेत्रों के सब निवासी इस संबंध में अपना मत देंगे कि क्या वह भारत से अलग होकर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं नहीं। और जब अलग होने की स्थिति आएगी, अगर वो अलग होते हैं तो कुछ ऐसी सेवाएं जैसे प्रतिरक्षा है, संचार साधन है, इसको साझा रहने की सहमति पर बात की जाए। और इस योजना को पूरी तरह तभी लागू किया जाए जब अंग्रेज पूरी तरह से भारत को सत्ता सौंप दें। और लीग ने कांग्रेस की स्वाधीनता का मांग समर्थन किया था और संक्रमण के वजह में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार थी। लेकिन 30 जुलाई को जिन्ना ने 6 प्रांतों को अलग करके पाकिस्तान बनाने की अपनी मांग दोहरा दी। अब क्या हो गया? 30 जुलाई को जिन्ना, शुरू में जिन्ना ने इसमें सहमति दी, लेकिन 30 जुलाई को जिन्ना ने 6 प्रांतों को अलग करके पाकिस्तान, 6 प्रांतों को अलग करके पाकिस्तान की मांग दोहरा दी। तो जब एक बात चल रही थी कि भारत का किस तरह से, भारत की सांप्रदायिक समस्या को किस तरह से सुलझाया जाए, उस समय के दरमियान जब यह बात चल रही थी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के समय में लीग हैज इंडोर्सिंग द कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड कोऑपरेटिंग विथ इट इन फॉर्मिंग एन इंटरिम गवर्नमेंट इन द ट्रांजिशन पीरियड। बट जिन्ना on 30th July he has reiterated the demand for the separation of the whole of the 6 provinces, which are those provinces: Punjab,
सिंध, बलूचिस्तान, NWFP, बंगाल और आसाम। अब इससे हो क्या गया? इससे जिन्ना गांधी वार्ता टूट गई। इससे जिन्ना गांधी वार्ता टूट गई और जो एक सहयोग की बात दिख रही थी वह सहयोग की बात यहां पर खत्म होती दिख गई। और उसके टूटने से क्या हुआ? इसके टूटने से क्या हुआ? इसके टूटने के बाद जो परिस्थितियां बनने लग गईं, उन परिस्थितियों के बनने के कारण एक समस्या फिर शुरू हो गई। अब उस समस्या के अब देखिए जिन्ना गांधी, अब वावेल जिन्ना गांधी राजा जी, यह खत्म हो गया, यह सफल नहीं हो पाया। जब यह सफल नहीं हो पाया तो जो वावेल का जो एक प्रपोजल था जो डिस्कस किया था उस पर शिमला सम्मेलन हुआ। जो वावेल का प्रपोजल हम लोग डिस्कस किया है उस पर शिमला सम्मेलन हुआ। जो वावेल के प्रपोजल पर शिमला सम्मेलन आरंभ हुआ। अब शिमला सम्मेलन में हुआ क्या? उसी समय सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? जून 1945 में इलेक्शन हो गए। जून 1945 में इंग्लैंड में इलेक्शन हो गए और सरकार इंग्लैंड की बदल गई। जो इंग्लैंड की सरकार थी बदल गई और वहां पर एक नई सरकार आ गई। और नई सरकार के आने के बाद बहुत सी गतिविधियां चेंज होने लग गई। तो जब इंग्लैंड में चुनाव हो रहा था, जो उस समय जिसमें जो इंग्लैंड का चुनाव था उसमें 1 माह रह गया था। तो 1 माह पहले यह शिमला सम्मेलन हुआ। तो चर्चिल ने भारतीय नेताओं और वावेल की बात की आमद की। तो यह जून 45 में चुनाव होता है। चुनाव के 1 महीना पहले, चुनाव के 1 महीना पहले वावेल को कहा गया आप बात करिए। तो वावेल ने यह रखा कि शिमला में एक बात की जाए और जब वो बात हुई तो शिमला सम्मेलन हुआ। और कांग्रेस, अब शिमला सम्मेलन में समस्या क्या थी? प्रॉब्लम इन शिमला सम्मेलन, प्रॉब्लम समझ आ रहा नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम्स इन शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? कांग्रेस को हिंदूवादी संगठन मुस्लिम लीग ने घोषित कर दिया। कांग्रेस को मुस्लिम लीग ने, जिन्ना ने एक हिंदूवादी संगठन घोषित कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस केवल सवर्ण हिंदुओं के दल का दर्जा दिया जाए और उसने कहा कि सभी उस मुसलमानों को नामित करने का अधिकार सिर्फ हमारे पास है। वो कहा कि सभी समुदाय के लोगों को अपने अपने सदस्य नामजद करने का अधिकार है। जो जिन्ना ने कहा कि मुसलमान को नामजद करने का अधिकार सिर्फ उनके पास है और जो उन्होंने एक सांप्रदायिक वीटो प्राप्त कर लिया कि अगर मुसलमान किसी निर्णय का विरोध कर रहे हो तो उसको पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता हो। इससे क्या हो गया? सम्मेलन टूट गया। समझ आएगा? सम्मेलन बगैर किसी निष्कर्ष के, बगैर किसी परिणाम के खत्म हो गया। तो जिन्ना का जो शिमला सम्मेलन था, अगर हम शिमला सम्मेलन को हम 2 तरह से देखें, अब शिमला सम्मेलन को हम 2 तरह से देखते हैं। सहमति के बिंदु, सहमति, असहमति। थोड़ा और एनालाइज करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। शिमला सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर उनके बीच सहमति थी, किन किन मुद्दों पर उनके बीच असहमति थी। अगर देखा जाए तो सहमत क्या थी? इंटरिम गवर्नमेंट, एक अंतरिम सरकार का निर्माण हो और ऐसी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से किया जाए जिसमें सारे प्रभावशाली लोग शामिल हों। दूसरा, वॉर विद जापान,
जापान के साथ युद्ध को जारी रखा जाए। जर्मनी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था, अभी तक जापान युद्ध कर रहा था। तीसरा, वॉर पोर्टफोलियो। तीसरा क्या हो गया? वॉर पोर्टफोलियो, जो युद्ध संबंधी पोर्टफोलियो जो कमांडर इन चीफ के पास दिया जाए। इसके अलावा सभी भारतीय, वॉर पोर्टफोलियो ब्रिटिश, रेस्ट इंडियंस। गॉट इट? अब आते हैं उनके बीच असहमति क्या थी। अब यहां है इंटरिम गवर्नमेंट, हाउ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी स्ट्रक्चर्ड। कैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का संगठन होगा, कैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, कार्यकारी परिषद का किस तरह से संगठन बनाया जाएगा। सेकंड, वायसराय वीटो। सेकंड, वायसराय वीटो। वायसराय का वीटो, वायसराय को वीटो का अधिकार था। और सम्मेलन में जो असहमति के जो प्रमुख बिंदु थे, जो जिन्ना ने उठाए। जिन्ना क्या चाहते थे? कार्यकारी परिषद के जो आधे हिस्से में जो कार्यकारी परिषद के मुसलमान वाले आधे हिस्से हैं, वह केवल मुस्लिम लीग करे। तीसरा, जिन्नास स्टबर्नेस, जिन्ना की जिद। जिन्ना की जिद क्या थी? जिन्ना की जिद यह थी कि जो कार्यकारी परिषद है उसमें जो आधे जो मुसलमानों का एरिया है वह सिर्फ ये वो करें। क्यों कहते थे? क्योंकि उनके हिसाब से मुस्लिम लीग ही भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। तो इस तरह जिन्ना का जो मत था, वह मत क्या था कि कांग्रेस को जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन रही है, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कांग्रेस कोई मुसलमान नामित नहीं कर सकती। और जिन्ना की एक मांग यह भी थी कि मुसलमानों को विशेष सुरक्षा उपाय दिए जाने चाहिए और वायसराय को अपना वीटो अपने पास रखना चाहिए। तो यह वायसराय वीटो और मुसलमानों को विशेष सुरक्षा उपाय। वायसराय वीटो जरूरी है, क्योंकि अगर वायसराय वीटो नहीं होगा तो मुसलमानों के हित का संरक्षण नहीं होगा। अब कांग्रेस का क्या कहना था इस पे? यह असहमति और असहमति के बिंदु के बाद कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण था? भाई कांग्रेस ने जो सूची दी उसमें क्या था? उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, पारसी थे, भारतीय ईसाई थे। कांग्रेस चाहती थी कि वह मुसलमानों को भी वह शामिल करें। जिन्ना यह चाहते थे कि उनको विशेष सुरक्षा दी जाए और इन सुरक्षा उपायों में शर्त थी कि मुसलमानों को अगर कोई प्रस्ताव अस्वीकार्य होगा उसके लिए स्पष्ट 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी। ये पांचवा नहीं, इसी से आ रहा है 2/3 मेजॉरिटी, यहां से रहा है कि अगर कोई ऐसा प्रस्ताव है जो मुसलमानों को स्वीकार नहीं है तो उसमें से 2/3 मेजॉरिटी से प्रावधान होना चाहिए। कांग्रेस को यह स्वीकार नहीं थी। कांग्रेस सेड नो। यहां पर कांग्रेस सेड नो फॉर 4। तो इन 4-5 मुद्दों पर असहमति, 3 पर सहमति थी और उन 5 मुद्दों पर असहमति थी। अब जब यह असहमति आ रही तो वेवल ने जो 14 सीटों में से 6 सीटें मुसलमान दे दी। जो 14 सीट थी उस 6 दे दी मुस्लिम को। जो वोवेल ने क्या किया, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 14 सीट थी उसमें से 6 सीट उन्होंने दे दी मुसलमानों को। और कांग्रेस लगातार अपने आप को एक ऐसी पार्टी के रूप में पेश कर रही थी कि वह हर समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो ऐसे में वेवल की योजना को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लेती कांग्रेस, जो वेवल की योजना थी, तो उससे क्या होता? कांग्रेस का धर्मनिरपेक्ष चरित्र चला गया होता।
तो कांग्रेस का धर्मनिरपेक्ष चरित्र चला गया होता। लेट मी एनालाइज ए बिट मोर द एनालिसिस ऑफ द वॉवेल योजना। आफ्टर नोइंग दिस फैक्चुअल एस्पेक्ट, लेट्स एनालाइज मी द एनालिसिस ऑफ वॉवेल योजना। वॉवेल योजना का विश्लेषण, हम वॉवेल योजना का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि वॉवेल योजना का विश्लेषण क्या है। एनालिसिस ऑफ वॉवेल प्लान। अब इस प्लान को देखिए, इस प्लान में क्या 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 खास बातें हैं। पहली बात, कांग्रेस इस बात पर राजी हो गई थी, जब अगर कांग्रेस को देखें तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इशू पर वह राजी हो गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग इस योजना से बाहर निकल गई। पहला, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कांग्रेस रेडी, मुस्लिम लीग नो, मुस्लिम लीग नो, वह इस योजना के बाहर चली गई। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ थी उसमें कांग्रेस तो तैयार हो गई थी, लेकिन उसमें से मुस्लिम बाहर चली गई। और उस समय जो लीग की महत्ता को, उसमें पर जो लीग की महत्ता कम हो गई थी, क्योंकि बंगाल को छोड़कर मुस्लिम बहुल किसी प्रांत में सत्ता में ही थी। अब क्या था, बंगाल के अलावा किसी और मुस्लिम बहुल प्रांत में लीग सत्ता में नहीं थी, लीग सत्ता में नहीं थी। उसके अलावा किसी और प्रांत में लीग सत्ता में नहीं थी। तो उसके कारण क्या है, लीग का जो प्रभाव था वह कम था। और वॉवेल यह नहीं चाहते थे कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने उसमें कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा हो। वॉवेल नहीं चाहते थे, वॉवेल नहीं चाहते थे, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कांग्रेस का प्रभाव हो, कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा हो। वॉवेल नहीं चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा हो। और जो लंदन में चर्चिल की कंजर्वेटिव सरकार थी, वह ऐसी कार्यकारी परिषद नहीं चाहती थी जिसमें लीग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। जो कंजर्वेटिव्स थे लंदन में, वह क्या चाहते थे कि लीग का प्रभाव हो। क्यों? उससे उनको कांग्रेस को कंट्रोल करने में आसानी होगी। कंजर्वेटिव चाहते थे कि लीग का प्रभाव हो, ऐसी कोई सरकार न बने जिसमें लीग का प्रभाव न हो। अगर इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो कांग्रेस की तुलना में अंग्रेज जिन्ना को प्राथमिकता दे रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि जिन्ना के पास वह ताकत आ गई है कि वह सरकार को झुका सकती है। अब इसको एक सवाल लिखिए, राइट क्वेश्चन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इफ इट्स क्लियर क्वेश्चन देन आई विल राइट गिव ए क्वेश्चन। क्लियर हो नहीं हो? क्लियर? किसी को ऐसा है कि क्लियर ना हुआ हो? देखिए, इतनी डिटेलिंग नहीं करेंगे तो आपका कुछ काम बनेगा नहीं। अगर इतनी डिटेलिंग हम लोग नहीं करेंगे तो सवाल जो अपना एग्जाम है वह हैंडल नहीं हो सकता है। इस एग्जाम को हैंडल करने के लिए इतनी डिटेलिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। उसके बगैर यह काम नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? जल्दी बोलो। बड़ा अच्छा सवाल है विच आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन टू यू। बताओ, जल्दी बताओ। बोलिए। तो जो वॉवेल ने, अगर हम इसको और आसान भाषा में बोलें तो वॉवेल द्वारा जो मुस्लिम लीग को अधिकार दे दिया
कि जो संवैधानिक प्रावधान उनको स्वीकार नहीं होगा उसे वह वीटो कर सकती है। और यह एक ऐसा हथियार बन गया जिसके द्वारा लीग दूसरों पर मुसलमानों की मांगों का दबाव डालने की स्थिति में आ पहुंची थी। तो यह जो एक महत्वपूर्ण बात हुई, इस महत्वपूर्ण बात से फर्क क्या हुआ कि एक वीटो लीग के पास आ गया। अब अगर हम देखें कि क्रिप्स मिशन विफल क्यों हुआ, उसे कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने स्वीकार कर दिया। और वॉवेल योजना विफल क्यों हुई, क्योंकि उसे केवल मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। क्रिप्स, यह सवाल आपके मेंस का हो सकता है। क्रिप्स वॉवेल असफल, असफल कारण कांग्रेस लीग दोनों ने अस्वीकार किया। लीग ने स्वीकार किया। क्लियर हुआ? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? बस करें आज? बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर होने से क्या होता है, बड़ा संतोष मिलता है कि भैया चलो काम किया, कुछ फायदा तो हुआ। क्योंकि आप लोगों को लगता है आसान है, बड़ा मुश्किल काम है इस तरह के लेक्चर को तैयार करना और फिर आपके सामने डिलीवर करना। और अगर उसके बाद आप लोग समझ नहीं पाते हो तो बड़ा दुख की बात होती है। तो क्या करें, आज और करना है कि आज हो गया? जल्दी बोलो। वेरी गुड। अब देखिए इसको थोड़ा से हम लोग कहते हैं रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उससे अगर कुछ चीज़ छूटी है तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। हमने स्टार्ट कहाँ किया था कि जो 1944-45 में जो घटनाएं हुई हैं, हम लोगों ने घटनाओं का आरंभ कहाँ से किया था? जो अपनी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवोल्ट हुआ था, जो राशिद अली का मामला था, जो INA का इशू था, वह जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने समझने की कोशिश की थी। उसके बाद हम लोग आए राजाजी प्लान पे। राजाजी प्लान पर कांग्रेस की मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी। उसके बाद हम लोग आए वॉवेल और शिमला समझौता पे कि वॉवेल और शिमला समझौता से क्या हुआ। अब देखिए भारत में आम चुनाव हो गए। 1945 में भारत में आम चुनाव हो गए। अब यह जो आम चुनाव है इसने भारत में पूरी प्रवृत्ति को बदल दिया। जो 1945 का जो आम चुनाव था, यह आम चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ और उसी समय तक वहां पर सत्ता बदल गई। लेबर पार्टी सरकार में आ गई और एटली जो है प्रधानमंत्री बन गई। ये सवाल पढ़े बहुत आता था फिल्म्स में इन 90s। अब तो खैर ये सब सवाल आते नहीं हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कौन प्रधानमंत्री था। तो एटली जो है वह प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने जो उनके कहते हैं जो उनके मंत्री थे, जो पैट्रिक लॉरेंस थे, वह इंडियन मामलों के मंत्री बन गए। अब जो दिसंबर 45 में आम चुनाव हुए, उस आम चुनाव में कांग्रेस को उस केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 91.3% वोट मत मिले। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 91.3% वोट मिले। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मिले। और मुस्लिम लीग में लेकिन हुआ क्या, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को आरक्षित सारी सीटें जीत ली। मुसलमानों को आरक्षित सारी सीट जीत ली। अब यहां कंपेयर करिए 1937 एंड 1945। 1937 के चुनाव में
1937 के चुनाव में यह हालत नहीं थी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस बड़ी मजबूत थी, लेकिन 1945 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने सारे मुसलमानों को आरक्षित सीट जीत ली और मुस्लिम लीग केवल बंगाल और सिंध में जो यह सीट जीत ली, उससे क्या हो गया, उससे फर्क यह आया कि मुस्लिम लीग का जो कॉन्फिडेंस है वह कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया। और जितनी सीटें थीं, अगर हम प्रांतीय विधानसभा में देखें तो कांग्रेस ने बंबई में, मद्रास में, संयुक्त प्रांत में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में कांग्रेस ने 30 सीट जीती, जिसमें 19 सीट मुस्लिम सीटें भी शामिल थीं, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 17 सीटें ही मिली। मुस्लिम लीग केवल बंगाल सिंध में बहुमत हासिल कर सकी। पंजाब में अकालियों, कांग्रेस और कम्युनिस्ट की यूनियन पार्टी मिलकर गठबंधन सरकार बनाई थी। जो यह 1945 का चुनाव था, 1945 के चुनाव को अगर देखें तो 1945 के चुनाव ने एक बहुत महत्वपूर्ण ढंग से यह बात कह दी कि कांग्रेस का मुस्लिम एरियाज में कंट्रोल जो है वह कम हो रहा है। तो 1945 का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है कि जो मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा सीटें मुसलमान सीटों पर प्राप्त हुई। तो यह जो मैंने आपको फिगर दिया, आप चाहे लिख लें, इसको आप अब लिख लें कि 1945 का जो आम चुनाव हुआ उसमें केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 91.3% वोट मिले और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित लगभग सभी सीटें जीत लीं। यह बात किसकी है? यह है केंद्रीय विधानसभा की। अब आप प्रांतीय देखिए, तो केंद्रीय और प्रांतीय, अब प्रांतीय विधानसभा को देखिए। जो प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस ने बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। द कांग्रेस गॉट द फुल मेजॉरिटी इन मुंबई, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस। और जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत थे, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थे, कांग्रेस ने 30 सीटें जीती, जिसमें 19 मुस्लिम सीटें भी शामिल थीं और मुस्लिम लीग को केवल 17 सीटें मिली। मुस्लिम लीग केवल बंगाल और सिंध में बहुमत हासिल कर सकी। पंजाब में अकालियों, कांग्रेस और यूनियन पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। अब यह परिस्थितियां जो विकसित हुई, ये फैक्चुअल चीज जो है, इसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे आगे बढ़ो। फिर उन्होंने क्या बोला, जब वहां सरकार बदली तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आने लग गया। अब जब वहां पर एक नई सरकार सामने आती है तो उस नई सरकार ने यह बात रखी कि हम इस मामले को सॉल्व करते हैं। तो नई सरकार जो इटली की आती है, उस नई सरकार ने मामले को सुलझाने के लिए कैबिनेट मिशन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया। जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया, तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव ने कुछ महत्वपूर्ण चीजें कही। तो यह 1946 में प्रस्ताव आया। इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें ब्रिटिश के 3 सदस्य थे, मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे इसमें। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य इस कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में शामिल थे। तो उन 3 सदस्यों के होने के कारण, उन 3 सदस्यों के नामों के होने के कारण इसको कैबिनेट मिशन योजना कहा गया। अब कैबिनेट मिशन योजना आई क्यों? पहली बात समझते हैं, एक कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया क्यों? यह आया क्यों? यह क्यों आया? व्हाई इट केम? हमेशा आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, ये हो क्यों रहा है, बाकी इसकी जरूरत क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। जब वायसराय लिनलिथगो रिटायर हो गए, उनकी जब वेवल्स सरकार आए तो उन्होंने जो एक शिमला सम्मेलन बुलाया, जिसका हमने डिस्कस किया, जो विफल हो गया। उसके बाद जो वहाँ पर ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ, आम चुनाव के बाद जो लिबरल पार्टी जीती, जो नए प्रधानमंत्री आए, और इन प्रधानमंत्री के जब नया उनके पास 2 विकल्प थे। पहला, अब क्यों आया? नई ब्रिटिश सरकार के पास विकल्प,
नई ब्रिटिश सरकार के पास विकल्प है। ए, भारत को बलपूर्वक कब्जे में रखा जाए। डी, भारत को आजाद कराया जाए। थोड़ा हम इसको व्याख्यायित करते हैं, इसी पे आज हम लोग लेक्चर बंद कर देंगे, क्योंकि कैबिनेट मिशन पूरा डिस्कस करने के लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए। तो जो नई लेबर सरकार आई, इसके पास दो चॉइस थी। एक क्या थी कि वह भारत को बलपूर्वक अपने कब्जे में रखे, या दूसरा क्या था, भारत को आजाद करा दिया जाए। अब जो चर्चिल थे, चर्चिल इसके पक्ष में थे। जब तक कंजर्वेटिव सरकार थी तो चर्चिल इस पक्ष में थे कि भारत को बलपूर्वक अपने कब्जे में रखा जाए। वह इसी प्रक्रिया पे काम कर रहे थे। लेकिन जो एटली का मत था कि ब्रिटेन को भारत की आज़ादी की मांग चाहिए, तो दो लेबर पार्टी थी, जो एटली थे वह दूसरा पक्ष चाहते थे। तो जो ब्रिटेन की दो राजनीतिक पार्टियां थीं, दोनों राजनीतिक पार्टियों के दृष्टिकोणों में एक परिवर्तन था। और जो एटली का यह मत बन रहा था कि भारत को आजाद कर दिया जाए, उस समय की परिस्थितियां, जो हमने तीन घटनाओं का जिक्र किया, इंडियन आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, रॉयल नेवी, राशिद अली, जो हमने दो तीन घटनाओं का जिक्र किया। तो जो इंडियन नेवी जो आजाद हिंद फौज का मामला था, जो रॉयल नेवी का मामला था, उससे अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय सैनिकों की वफादारी, भारतीय सैनिक वफादार नहीं रहे। भारतीय सैनिक वफादार नहीं रहे, तो उन्होंने देखा कि भारतीय सैनिक जो है वह वफादार नहीं है। तो भारतीय सैनिकों की वफादारी के कारण, कि जो वफादारी का मामला था, उससे इनको दिक्कत लग रही थी। उनको साफ साफ लग रहा था कि अब यह आसान नहीं रहेगा कि भारत पे हम अपना कब्जा रख सकें। तो एक बात क्या हो गई कि जो भारत पर कब्जा करने की उनकी एक नियत थी, जो कोशिश थी, उस कोशिश को चलाना आसान नहीं दिख रहा था। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया कि जो भारत की परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों में वह इसको कब्जा करने के हालात में नहीं थे। अब जो यह आंदोलन हुए, इन आंदोलनों ने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दे दिया, इंटरनेशनल हो गया, अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दे दिया। इन आंदोलनों ने एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दे दिया। तो जो भारत के अंदर की समस्या थी, उस समस्या के कारण क्या हो गया, एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप मिल गया। तो जो इंटरनेशनल इशू आ गया भारत के आंतरिक मामलों का, उससे भी उनको समस्या होने लगी। और तीसरी बात, ब्रिटेन कमजोर पड़ गया। ब्रिटेन वह ब्रिटेन नहीं रह गया कि जिसके पास असीम ताकत थी, जो इसका आर्थिक और राजनीतिक ढांचा था। आर्थिक राजनीतिक जो ढांचा था, वह आर्थिक राजनीतिक ढांचा बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया। और वह जो पहले ब्रिटेन एक बहुत बड़ी शक्ति हुआ करता था, वह शक्ति नहीं रह गया। ब्रिटेन अब अमेरिका और रूस के बाद यह तीसरे दर्जे की शक्ति बन गया। अब ब्रिटेन वह शक्ति नहीं रह गया, ब्रिटेन अब दूसरे और तीसरे दर्जे की शक्ति बन गया। इस सब को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन भेजना पड़ा। इसका एक कारण और समझने की कोशिश करते, थोड़ा और व्याख्यायित करते हैं, एक और व्याख्यान समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आंतरिक ढांचे बदल रहे थे। अगर हम यह देखने की कोशिश करें कि जो आईसीएस की नौकरी थी,
इसको एक ढंग से और देखते हैं कि कैबिनेट मिशन भेजना और आजाद क्यों कर रहे थे। आईसीएस की नौकरी थी, यूरोपीय नहीं मिल रहे थे। अब जो आईसीएस की नौकरी थी, यूरोपीय नहीं मिल रहे थे। The Britishers were not able to find the Europeans for the ICS job. उनका इसमें इंटरेस्ट कम हो रहा था। जो भारत की जनता की भारतीयकरण की मांग थी, इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज, वह इनको स्वीकार करनी पड़ रही थी मजबूरी में। तो उनको अपनी आईसीएस के लिए यूरोपीय नहीं मिल रहे थे और जो भारतीयकरण की मांग थी वह उनको स्वीकार करनी पड़ रही थी। अगर हम विश्लेषित करें 1939 के बाद, अगर हम 1939 के बाद ब्रिटिश सेवा को व्याख्यायित करें, विश्लेषित करें, इफ यू एनालाइज द आईसीएस पोस्ट 1939, we are getting a very interesting aspect which supports our claim कि कैसे अंग्रेज कमजोर होकर भारत को आजादी दे रहे थे। तो 1939 तक इंग्लिश इंडियन इक्वल थे। टिल 1939 इंग्लिश और इंडियन इक्वल हुआ करते थे। तो 1939 तक जो सबसे प्रतिष्ठित सेवा है आईसीएस, दोनों इक्वल हुआ करते थे। अब इस संतुलन को, यह संतुलन बिगड़ने लगा। जब संतुलन बिगड़ने लगा तो उन्होंने क्या किया? भर्ती में कटौती। जब यह संतुलन बिगड़ने लगा, तो जैसे संतुलन बिगड़ा कि इंग्लिश कम हो रहे हैं, इंडियन बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भर्ती में कटौती शुरू कर दी और 1943 में भर्ती ही बंद कर दी। 1943 में भर्ती ही बंद कर दी। क्योंकि संतुलन इतना बिगड़ता जा रहा था कि यूरोपियंस मिल नहीं रहे थे, इंडियंस बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो उन्होंने भर्ती ही बंद कर दी। अगर 1940 से 46 के बीच हम देखें, अगर 1940 से 46 के बीच के आंकड़े को देखें तो इसमें आईसीएस अफसरों की घंटे जो संख्या है घट के 1201 से 936 हो गई। 1940 से 46 यही राष्ट्रवाद के उदय का समय था, जब भारत आजादी के लिए फाइट कर रहा था। तो 1940 से 46 के मध्य में इनकी जो संख्या 1200 से 939 हो गई। और आईसीएस और क्या हो रहा था? जो आईसीएस थी उसमें इलीट लोग आ रहे थे पहले, अब इलीट आना बंद हो गए। अब छोटे छोटे पॉलिटेक्निक, अब इलीट की जगह क्या हो गया? जो आईसीएस लोग आ रहे थे वह इलीट नहीं थे, वह अभिजात ऑक्सफोर्ड के लोग नहीं थे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज लोग नहीं आ रहे थे। अब वह जिसके पूर्वज भारत में शासन कर चुके थे वह नहीं आ रहे थे, उनका स्थान कौन ले रहा था? ग्रामर और पॉलिटेक्निक के लोग। तो जो एक एलीट सर्विस थी, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से जो आईसीएस भरा हुआ करता था, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की जगह पर आईसीएस क्या हो गया? अब लोअर कैटेगरी के लोग आने लग गए। जो पहले के आईसीएस थे उनके बच्चों ने आना बंद कर दिया। जो उनका एक था, जो उनका एक राज करने का स्टाइल था, वो चेंज हो गया। अब युद्ध के कारण क्या हो गया? युद्ध ने समस्या और जटिल कर दी। युद्ध ने समस्या और जटिल कर दी। युद्ध ने समस्या को और जटिल कर दिया। जो हमारा जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था, इसने समस्या को और कॉम्प्लेक्स कर दिया। और 45 तक हुआ क्या? ब्रिटेन थक गया। ब्रिटेन वॉज टायर्ड। वह इस हालत में नहीं था कि और युद्ध के लिए लड़ सके, वह पूरी तरह से थक चुका था। और जो लंबे टाइम तक अपने देश से, लंबे समय तक देश से बाहर रहना उनको ठीक नहीं लग रहा। दे आर नॉट एबल टू कोप अप कि इतने लंबे समय तक हम अपने देश के बाहर रह सकें। और जो उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन थी, इन्फ्लेशन था, वह भी परेशान कर रहा था। मुद्रास्फीति ने भी बहुत ज्यादा परेशान करना आरंभ कर दिया। सन 45 में भारत में जो नौकरशाही मौजूद थी, वह हर दृष्टि से
कमजोर हो चुकी थी और 1942 के आंदोलन ने उसको पूरी तरह से तोड़ दिया था। गॉट इट? कैबिनेट मिशन क्यों आया? इसको कहां कहां आप इस्तेमाल करोगे? कैबिनेट मिशन क्यों आया? भारत आजाद क्यों हुआ? चालीस के दशक में ब्रिटिश राज की समस्याएं क्या क्या थीं? 40 के दशक में ब्रिटिश राज की समस्याएं क्या थीं? गॉट इट? किसको समझ नहीं आया? अब जो अंग्रेजों की हालत थी, अब अंग्रेज क्या करते? या दमन करते या समझौता करते। दमन या समझौता, कोई तीसरा ऑप्शन तो था नहीं। अंग्रेजों के पास दो ही ऑप्शन था, या तो दमन करें या समझौता करें। और जो फरवरी मार्च 1943 में जो गांधी के आमरण अनशन के बाद और जो आजाद हिंद फौज के लोगों के साथ जो बात शुरू हुई, उसके बाद क्या हो गया, उनको लग गया कि अभी आसान नहीं होगा कि किसकी हम इस सरकार को किसी तरह से बचा सकें। इन परिस्थितियों में भारत कैबिनेट मिशन आता है और इन परिस्थितियों में भारत की आज़ादी बढ़ती है। क्या समझ में नहीं आया ये बताइए? इट्स लास्ट फॉर द डे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव है वो अगेन लेगा 20-30 मिनट। किसको समझ में नहीं आया ये आप मुझको बताइए। और जो फरवरी 1946 में जो आम चुनाव हुए थे, अगर हम उसको देखें तो 46 के आम चुनाव में दोनों दलों ने अपने अपने अनुसार बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की, लेकिन दोनों दलों में कोई समझौता नहीं हो पा रहा था, इसलिए अंतरिम सरकार नहीं बनी। अंतरिम सरकार नहीं बनी, अंतरिम सरकार नहीं बन सकी। और अंतरिम सरकार न बन पाने के कारण जो कांग्रेस स्थायी सरकार की स्थापना के लिए जो हिंदू और मुसलमान के बीच मामला चल रहा था, उसको देखते हुए एक कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आने लगा ताकि देश की आज़ादी की समस्या पर, आज़ादी और सांप्रदायिकता की समस्या पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। मजा आया कि नहीं आया? मैं बार बार एक चीज रिपीट करता हूं, कोई भी सवाल आएगा, लेक्चर से आके बाहर आना आसान नहीं होगा। यू स्ट्रक्चर एनी क्वेश्चन और प्रीलिम्स ऑन मेंस, जैसा भी आप बनाना चाहो बनाओ, जिस भी तरह का सवाल आप प्रीलिम्स मेंस के लिए बनाना चाहो बनाओ, आपको सवाल का जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। जैसा भी आपका मन करे आप बनाओ, आपको निश्चित रूप से सवाल का जवाब मिलेगा। जिस भी तरह का सवाल आप बनाओ 100% मिलेगा। और इस तरह का विश्लेषण अगर आप लिखोगे, इफ यू राइट द एनालिसिस लाइक दिस, कि आप इस तरह से समझाने की कोशिश करोगे। देखिए कैबिनेट मिशन क्यों आया? देखिए मैं एक बात बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग किसी ट्रेडिशनल सवाल की उम्मीद न करो। कोई ट्रेडिशनल सवाल नहीं आपके लिए नहीं आने वाला है। जो भी सवाल आएगा वह नॉन ट्रेडिशनल ही आएगा। आप लोगों को उस नॉन ट्रेडिशनल सवाल के लिए तैयार होना है। नॉन ट्रेडिशनल सवाल क्या है? यही जो मैं बता रहा हूं। कैबिनेट मिशन क्यों आया, उसके पीछे कारण क्या था, कैबिनेट मिशन का प्रावधान क्या है, इसकी पूछने की संभावनाएं कम है। प्रीलिम्स में संभावनाएं कुछ जरूर है, मेंस में कम है। वो कैबिनेट मिशन के प्रावधान के विश्लेषण पर सवाल पूछेंगे। तो आप लोग अगर इस सवाल को तैयार करते समय ध्यान दीजिए कि आप कैबिनेट मिशन हो, वॉवेल प्लान हो, शिमला सम्मेलन हो, क्रिप्स मिशन हो, जो 4-5 महत्वपूर्ण 10 जो पड़ाव हैं पूरे अपने इतिहास के, उनको आप इस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करिए, तभी आपका काम हो पाएगा। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। टुडे इज द थर्सडे।
कल आपको मैं फिर कल मैं कोशिश करूंगा कि हमारा ये जो सीरीज़ है 1939 टू 47 वो फिनिश हो जाए। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 1939 टू 47 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा, तो लिंक मैं कल कोशिश करूंगा ये फिनिश हो जाए। टेक केयर, गुड नाइट, विल सी यू टुमारो।